तो फ्रेंड्स, एक बार फिर हम तैयार हैं एक नया वीडियो लेके, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं Z50 का जो एडवांस ट्यूटोरियल है, मतलब जो मैनुअल कंट्रोल है MASP शटर अपाचर ISO वो कैसे कंट्रोल करते हैं। इसका जो पहला पार्ट है वो पहले ही आ चुका है, ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने बताया था इसका जो बेसिक यूज़ है कि जैसे बटन कैसे आपको यूज़ करने हैं, बेसिक ऑटो पे वीडियो कैसे बनाना है, बेसिक ऑटो पे फ़ोटो कैसे कैप्चर करनी है, लेंस अटैच कैसे करना है और कौन कौन से बटन का क्या यूज़ है। तो इसके ऊपर हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो अगर आपको बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग बैटरी कार्ड निकालने से लेके बटन्स कौन कौन से, प्ले का बटन कौन सा है, जूम का कौन सा है, मूवी ऑन करने का बटन कौन सा है, फ़ोटो कैप्चर करने का बटन कौन सा है, तो अगर वो चीज़ें भी आप बिल्कुल बेसिक एंट्री लेवल से सीखना चाहते हो तो आप ये वीडियो यहीं पॉज करके हमारा जो प्रीवियस वीडियो है इसका पार्ट 1 वो आप देख सकते हो। नीचे मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी देख सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो Z50 है इसके मैनुअल कंट्रोल कैसे करने हैं आपको। तो सबसे पहले बात करें, हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो मैनुअल कंट्रोल जब बात आती है तो यहाँ पे देख सकते हो अभी कैमरा ऑटो मोड पे लगा हुआ है, ठीक है। ये है इसके मैनुअल कंट्रोल, साथ में कुछ कस्टम सेटिंग वगैरह भी अगर टाइम मिलेगा, 20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो हो सकता है तीसरा पार्ट भी इसका बन जाए। तो ये है मैनुअल कंट्रोल MASP। तो आज इन चारों ही के बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहली बात करते हैं हम मैनुअल कंट्रोल की, ठीक है। अब जैसे ही आप कैमरे को मैनुअल कंट्रोल पे लगाते हो, कोई सब्जेक्ट मैं सामने रख देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहे। थोड़ा सा सामने डार्क एरिया है, ठीक है। तो ये मैंने सब्जेक्ट रख दिया है। तो हाँ, आप बात करते हैं मैनुअल कंट्रोल में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पहला है आपका शटर स्पीड, सेकंड है अपर्चर और तीसरा है ISO। वैसे तो और भी सारी कई कस्टम सेटिंग होती है, कई बहुत सारी सेटिंग्स होती है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये 3 ही होती है। थोड़ा ISO में कम कर देता हूँ जिससे आप इजीली देख पाएंगे। तो मैंने ISO को कम कर दिया है। लास्ट वीडियो मैंने फ़ोन से बनाया था तो क्वालिटी इतना अच्छा नहीं आ पाया था वीडियो का। आज हो सकता है आपको कोशिश करेंगे बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देने की और क्लियर आपको हर एक चीज़ में दिखा सकूँ। तो आप जैसा कि आप देख सकते हो, आप शटर अपर्चर ISO आप काफ़ी क्लियर देख सकते हो। तो पहली चीज़ आ जाती है आपकी शटर स्पीड। शटर स्पीड कंट्रोल कहाँ से होती है वो भी आपको बता देता हूँ। इसमें यहाँ पे देखिए 2 डायल हैं, ये ऊपर देख रहे हो, ये कमांड डायल है जहाँ पे मेरा थंब है, और यहाँ पे आगे ये सब कमांड डायल है। ये जो है, ये जितने भी प्रोफेशनल कैमरे होते हैं उनमें दोनों में काम में आता है। तो कमांड डायल जो है उससे हम शटर स्पीड कंट्रोल करते हैं, और जो सब कमांड डायल है उससे हम अपर्चर कंट्रोल कर सकते हैं। तो शटर स्पीड जैसे देखिए, मैं कमांड डायल को जब रोटेट कर रहा हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा इसमें शटर स्पीड मेरी कम ज़्यादा हो रही है। सामने भी आप मिररलेस की ये खास बात है कि जो भी आपके इमेज में जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो आप लाइव देख सकते हो कि डार्क आ रही है, लाइट आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो ये शटर स्पीड नॉर्मली थंब रूल है, जब आप नॉर्मल फ़ोटोशूट कर रहे हो तो शटर स्पीड 1/125 तो होनी चाहिए। इससे नीचे जाती है तो ये स्लो शटर स्पीड कहलाएगी। स्लो शटर स्पीड में क्या होगा कि अगर कोई सब्जेक्ट स्टिल है तो फिर भी क्लियर नज़र आ जाएगा, लेकिन किसी सब्जेक्ट में बिल्कुल हल्की सी भी मूवमेंट है या रनिंग में है तो वो शेकी आ जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इस पेड़ को आप थोड़ा और जूम कर देता हूँ मैं लेंस को, जो आप क्लियर देख पाओ, ठीक है। ये मैंने जूम कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, मैं स्लो शटर स्पीड पे एक इमेज कैप्चर आपको लाइव करके दिखाता हूँ। कैमरा भी फोकस में है, मैं इसको शेक कर रहा हूँ, ठीक है। और ये एक इमेज कैप्चर कर ली मैंने। अब इस इमेज में क्या हुआ आप क्लियरली देख सकते हो कि जो आपकी फ़ोटो है वो शेकी नज़र आ गई। ये देखिए, इसको आप अगर जूम करके भी देखेंगे तो इमेज काफ़ी शेकी आई है, ठीक है। तो ये आपके फ़र्क पड़ता है जब आपकी शटर स्पीड स्लो हो। स्लो का भी बहुत सारा यूज़ है। जैसे स्लो शटर स्पीड कब यूज़ में आती है, जब आप कोई जैसे स्टार ट्रायल्स वगैरह शूट कर रहे हो, सिटी स्कैन शूट कर रहे हो। जैसे कई बार आपने कई इमेजेस या कई फ़ोटोज़ में देखा होगा कि जो ट्रैफिक के बीच में कोई लड़का खड़ा है, वो लड़का बिल्कुल क्लियर आ रहा है, लेकिन उसके पास से आती जाती गाड़ियों की सिर्फ ओनली लाइट आपको नज़र आ रही है ट्रेल्स बनाती हुई, बाकी
वो गाड़ियाँ वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रही। तो ये स्लो शटर स्पीड में होता है। कई बार आपको स्लो शटर स्पीड के लिए आपको रिलीज़ बटन को 1-1 घंटे 2-2 घंटे जैसे बल्ब मोड, टाइम मोड पे भी रखना पड़ता है, तो कई बार बहुत इंतज़ार भी करना पड़ता है। तो स्लो शटर स्पीड तब काम है। जैसे सपोज़ आप खड़े हो, आपके पीछे से ट्रेन जा रही है और आप चाहते हो कि आप बिल्कुल क्लियर नज़र आओ लेकिन ट्रेन चलती हुई नज़र आए, तो वो होगा आपके स्लो शटर स्पीड में। आप इसको बहुत कुछ माइनस मिनट तक लेके जा सकते हो, जैसे कि देखिए 2 सेकंड 3 सेकंड, ये काफ़ी नीचे तक चल जाती है और टाइम मोड तक जाती है। टाइम और बल्ब मोड लगभग 30 मिनट के आसपास का आप इसमें यूज़ ले सकते हो। और हाईएस्ट आप 1/4000 की शटर स्पीड भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप लाइव देख सकते हो। ठीक है, 1/4000। तो ये कब काम में आती है फास्ट शटर स्पीड 125 से ऊपर? जब आपको कोई भी रनिंग सब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट में मोशन है उसको फ्रीज करना है, तब आपको शटर स्पीड को फास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने अभी कर दी यहाँ पे शटर स्पीड 500 पे। अब मैं आपको थोड़ा आईएसओ बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि लाइट कम आ रही है। ये भी रीज़न बताऊँगा लाइट क्यों कम आ रही है, वो आगे बात करेंगे। तो मैंने कर दी आईएसओ 5000 पे। ठीक है, अब देखिए, अब मैं वो सेम जो मैंने पहले कैप्चर करी थी वही सेम इमेज मैं वापस एक बार आपको शूट करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने इमेज शूट करी। अब इसमें आप देखिए, पहले वाली इमेज देखिए जो शटर स्पीड 20 पे कैप्चर करी थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल शेकी आ रही थी, हमारे ब्लर आ रही थी। और दूसरी जो लगभग 500 पे कैप्चर करी है, ये आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होगी। तो ये काम है आपकी शटर स्पीड का। तो ये फास्ट शटर स्पीड पे कैप्चर किया। अब शटर स्पीड क्या है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है उसको कितना जल्दी कैमरा कैप्चर करता है। अगर 1/500, 1000, 2000 होगी, जितना मतलब आप ज़्यादा जाते जाओगे उतनी ज़्यादा होती जाएगी। और एक से नीचे लेके जाओगे तो शटर स्पीड स्लो हो जाएगी। मतलब आपको सब्जेक्ट को मोशन में दिखाना है या फ्रीज करना है। मोशन में जब दिखाना है तो शटर स्पीड 125 से नीचे होगी और फ्रीज जब करना है तो 125 से ज़्यादा होगी। वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन, आपके यूजेस के ऊपर कि आपको उस सिचुएशन में कितनी शटर स्पीड चाहिए। ठीक है, ये बेसिक हो गया इसका। अब बात करते हैं अपर्चर की, जो सेकंड नंबर पे आप देख रहे हो, ये एफ नंबर। ठीक है, अब इसका क्या काम है एफ नंबर का? ये है आपका ओपनिंग ऑफ द लेंस बोलते हैं इसको, कि आपके शटर स्पीड तो हो गया टाइम ड्यूरेशन ऑफ द लाइट, और ये हो गया अमाउंट ऑफ द लाइट। ठीक है, मतलब लाइट, आपका जो कैमरा है या आपका जो लेंस है वो कितनी लाइट आपके कैमरे को दे रहा है। तो जितने एफ़ नंबर कम होंगे, एफ़ वैल्यू कम होगी, उतनी लाइट ज़्यादा आएगी। जितने एफ़ नंबर ज़्यादा होते जाएंगे उतनी आपके लाइट कम होती जाएगी। ये आएगा सब कमांड डायल से। जैसे मैंने अभी आपको बताया था शुरुआत में कि ये जो आगे वाला बटन है, ये वापस दिखा देता हूँ मैं, ये वाला इससे कंट्रोल होगा, शटर स्पीड इससे और अपर्चर ये जो आगे बटन है इससे। ठीक है, तो ये आपका कमांड डायल हो, सब कमांड डायल हो गया। तो इससे आप अपर्चर की वैल्यू बढ़ा सकते हो कि आपको कितनी लाइट चाहिए। अब सपोज़ दैट जैसे यहाँ पे मैं शूट करता हूँ F10 पे। ठीक है, ये मेरा सामने सब्जेक्ट रखा हुआ है, मैंने F10 पे शूट किया एक इमेज, तो ये डार्क आ गई। तो मेरे पास पहली चीज़ क्या है कि मैं अपने F वैल्यू को कम कर सकूँ। मतलब जितना कम करूँगा ओपनिंग उतनी बड़ी होती जाएगी, उतनी लाइट ज़्यादा आएगी कैमरे के अंदर, आपकी अच्छी लाइट आएगी। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया है F3.5 पे। तो अब मेरे को पहले के मुकाबले काफ़ी बेटर रिजल्ट मिले, जो कि आप इमेज में डायरेक्टली देख सकते हो। ये 3.5 की इमेज है और इससे जो पहले मैंने शूट करी, सॉरी, ये 3.5 की है और पहले जो शूट करी ये 10 की इमेज है। ठीक है, तो ये दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो। तो एक तो ये काम हो गया आपके अपर्चर का। दूसरा जो अपर्चर का काम होता है वो होता है कि हमारे को बैकग्राउंड, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर चाहिए या क्लियर चाहिए, वो भी आपके अपर्चर पे ही डिपेंड करेगा। वो कैसे करेगा वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, जैसे मैं सब्जेक्ट को थोड़ा सा पास में कर लेता हूँ बैकग्राउंड से। ठीक है, मैंने सब्जेक्ट को यहाँ कर लिया। अब मैं एक इमेज आपको कैप्चर करके दिखाता हूँ जिसमें मैं शटर अपर्चर को रखता हूँ F11 पे। ठीक है, ये मैंने एक इमेज कैप्चर करी, सॉरी इसमें आपको 13 पे हो गया है, थोड़ा सा आईएसओ बढ़ा लेते हैं थोड़ी लाइट के लिए।
तो ये मैंने इमेज कैप्चर करी है F13 पे, तो ये शूट किया। अब इस इमेज में आप क्लियर देख सकते हो कि जो आपका सब्जेक्ट है वो भी एकदम क्लियर है और पीछे जो आपका बैकग्राउंड है वो भी बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका अपाचर 13 का इमेज, जो कि ओपनिंग आपकी काफ़ी छोटी थी लेंस की, तो लाइट को कम रीड किया कैमरे ने। अब मेरे को पीछे का बैकग्राउंड ब्लर करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, F नंबर को कम करना पड़ेगा। तो मैंने F नंबर कर दिया यहाँ पे 3.5। ISO को मैं घटा लेता हूँ, ये मैंने ISO को कर दिया नॉर्मली। आप देखिए सेम सिचुएशन है। एक सेकंड, ये मैं जूम करना भूल गया था, तो मैं 13 पे एक बार वापस आपको कैप्चर करके दिखाऊंगा इमेज। तो ये मैंने किया है शूट F4.2 पे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया। अब इस इमेज में देखिए आप कि आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे इस फ्लावर को मैंने फोकस किया, ठीक है, ये क्लियर है। इसके जो बाद में जो सेकंड फ्लावर है ये हल्का सा आपको ब्लर नज़र आ रहा है, और इसके पीछे जो सब्जेक्ट है वो तो काफ़ी ज़्यादा ब्लर नज़र आ रहा है। तो सब्जेक्ट से बैकग्राउंड जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ही ब्लर भी होगा, और जितना F नंबर कम होगा उतना ब्लर ये करता है। ये दोनों ही चीज़ें मायने रखती है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो इसमें देखिए कितना अच्छा ब्लर का इफेक्ट आया है, लेकिन वहीं पे मैं 35 mm पे शूट किए इमेज मैंने। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम, वापस से मैं 13 पे कर देता हूँ इसको। थोड़ा सा ISO मेरे को वापस बढ़ाना पड़ेगा, तो वो भी हम बढ़ा लेते हैं। पहले 8000 पे था, वापस मैंने 8000 पे कर लिया है। अब वही सेम सिचुएशन है, बस मैंने अपाचर को चेंज किया। अब ये दोनों फ़ोटोज़ बिल्कुल आपके सामने हैं, बिल्कुल आप क्लियर देख सकते हो दोनों फ़ोटो में फ़र्क। ठीक है, तो इसमें बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है, जो कि 13 पे कैप्चर करी है F13 पे, ये F4.2 पे कैप्चर करी है। तो दोनों फ़ोटो में ही आप ये F4.2, ये F13, तो दोनों में ही आप बिल्कुल क्लियर आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। तो ये भी काम आपका अपाचर पे ही डिपेंड करता है, और लेंस की फोकस लेंथ पे। मतलब अगर जैसे आप वाइड एंगल लेंस यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ आप 16 mm, 24 mm, 28 mm, तो इनमें क्या है, बुके इफ़ेक्ट ज़्यादा आने की चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ये वाइड एंगल लेंस है, ये ज़्यादा एरिया देख रहे हैं, तो बुके लेंसेस आएंगे नहीं। आपको बुके इमेज चाहिए तो आप कोशिश कीजिए कि 50 mm से ऊपर वाले लेंस हो, जितना ज़्यादा होंगे उतना ही बढ़िया होगा, और अपाचर वैल्यू जितनी कम होगी, जैसे आपने देखा होगा 1.8, 1.4, 1.2 वाले लेंसेज भी आते हैं, प्राइम लेंसेज जो है, तो उनका ये काम ही यही होता है कि सब्जेक्ट क्लियर रखे, पीछे का ब्लर रखे। अगर उनमें भी आप F10 से ऊपर जाओगे तो ब्लर का इफ़ेक्ट काफ़ी कम हो जाएगा। वो डिपेंड करता है आपकी लाइट के ऊपर। तो सपोज़ जैसे आप नाइट में कैप्चर कर रहे हो तो आपको F नंबर बिल्कुल कम रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको लाइट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। ठीक है, और आप डे में शूट करेंगे, डे में शूट करेंगे तो F नंबर को हो सकता है, जैसे अगेंस्ट सनलाइट शूट कर रहे हो, बाहर बहुत तेज़ धूप है, तो उस समय अगर आप नॉर्मल सेटिंग पे शूट करोगे तो हो सकता है कई बार आपकी इमेज वाइट आ जाती है बिल्कुल, तो उस समय अपाचर को कम करना पड़ता है, मतलब F नंबर को बढ़ाना पड़ता है, ओपनिंग को छोटा करना पड़ता है। तो ये काम आपका है अपाचर का, कि लाइट कितनी ज़्यादा आनी चाहिए या कितनी कम आनी चाहिए। शटर स्पीड भी लाइट से डिपेंड है, लेकिन शटर स्पीड क्या है, लाइट कितनी देर के लिए आनी चाहिए। अपाचर तो हो गया कम आनी चाहिए, ज़्यादा आनी चाहिए, शटर स्पीड है कितनी देर के लिए आनी चाहिए, मतलब कितने कम टाइम के लिए आनी चाहिए, कितने ज़्यादा टाइम के आने के लिए चाहिए। दोनों का ही लाइट से ही सेंस है, पर काम अलग अलग है। ये टाइम है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ द लाइट, मतलब कितनी देर के लिए आनी है या कितनी ज़्यादा देर के लिए आनी है, और ये अमाउंट ऑफ द लाइट, कितनी लाइट आनी है। ठीक है, तो ये शटर स्पीड अपाचर हो गया। तो आपको समझ में नहीं आया तो वापस एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके रिवर्स करके देख लीजिए, तो हो सकता है वापस आपको समझ में आ जाए। और तीसरी चीज़ है ISO, ये लो लाइट सेंसिटिविटी होती है, मतलब कि आप डे में यूज़ कर रहे हो तो ISO आप मिनिमम रख सकते हैं। ISO कहाँ से सेट करना है, Z50 में, या निकॉन के जो भी मिररलेस कैमरे होते हैं, ये Z50 का ही डेमोस्ट्रेशन नहीं है, ये मत मानिए आप Z50 का डेमो, आप Z6, Z7 जो भी यूज़ कर रहे हैं लगभग ऑलमोस्ट सेम से सेटिंग होती है, थोड़े बहुत फ़र्क होते हैं। ISO का यहाँ पे स्पेशली एक बटन दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो ISO। तो ISO सेट करने के लिए इस बटन को आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा कंटिन्यूसली, तो ये ISO का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, और फिर यहाँ से आप
रोटेट करके आप आईएसओ को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो जितना, जैसे मैंने आईएसओ अभी कर रखा है 100 पे, तो सामने की इमेज बिल्कुल डार्क आ रही है क्योंकि मैं इंडोर बैठा हूँ और यहाँ पे लाइट कंडीशन काफ़ी कम है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लाइट देनी है तो आपको आईएसओ का बटन दबा के रखना है और कमांड डायल को आपको रोटेट करना है जिससे आप आईएसओ बढ़ा सकते हो। तो ये देखिए ये 640 पे 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 4000, 6000, 8000, 10,000, मैक्सिमम 25,600 तक जाता है ये। तो उसमें तो आपको सामने दिखेगा भी नहीं कि क्या चल रहा है, ये बिल्कुल लो से लो लाइट सिचुएशन में। हाँ, लेकिन आईएसओ एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है, आईएसओ होस के आपकी नीड है तो ही आप 4-5 हज़ार 10,000 पे जाइए। अगर नीड नहीं है तो आप लाइट बाहर से परफेक्ट रखिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा आईएसओ आप यूज़ करोगे उतना ही आपकी इमेज या आपकी वीडियो में ग्रेन्स आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तभी 4-5 हज़ार 10,000 पे जाइए, वरना अगर आप बाहर से लाइट प्रोवाइड कर सकते हो कैमरे को तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें आपको बहुत अच्छे बेटर रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो ये काम है आईएसओ का। तो इन तीनों में से आप कोई सी भी सेटिंग सेट करोगे तो या तो आपका सब्जेक्ट डार्क होगा या फिर अंडर एक्सपोज होगा या ओवर एक्सपोज होगा। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे मीटर देख रहे हो आप। ठीक है, ये प्लस माइनस का थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। अब आप देखिए ये जो मीटर है यहाँ पे, ये प्लस बना हुआ है, ये माइनस बना हुआ है। इसका क्या मतलब है, जैसे इन तीनों चीज़ों में से आप कुछ भी सेट करोगे ना तो या तो ये प्लस में जाएगा या ये माइनस में जाएगा, जो कि आप देख सकते हो प्लस की तरफ ऊपर जा रहा है। ठीक है मीटर, और अब माइनस की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो पहले मैं शटर स्पीड कम कर रहा था तो प्लस की तरफ था, माइनस कर रहा हूँ तो ज़्यादा की तरफ है। ऐसे ही मैं अपाचर भी अगर कम ज़्यादा करता हूँ तो ये प्लस या माइनस की तरफ जाएगा, या आईएसओ बढ़ाता हूँ तो भी आपको सेम यही चीज़ देखने को मिलेगी। ये माइनस की तरफ है, प्लस की तरफ मैं ज़्यादा आईएसओ बढ़ाता हूँ तो करता है। अब ये भी वेरी करता है, इसको भी आपको कंट्रोल करना ज़रूरी है। ये 0 के आसपास रहना चाहिए, 0 से 1 पॉइंट ऊपर होगा चलेगा, लेकिन 0 से नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी इमेज काफ़ी डार्क आ जाएगी। प्लस की तरफ है तो ओवर एक्सपोज है और माइनस की तरफ है तो अंडर एक्सपोज है आपकी इमेज। ठीक है, अब इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, जैसे सपोज़ कीजिए आपको शटर स्पीड चाहिए, यहाँ पे मैं कम करता हूँ आईएसओ को। ठीक है, मैंने आईएसओ को कर दिया बिल्कुल कम 100 पे। अब मेरे को शटर स्पीड यहाँ पे चाहिए, मान लीजिए कोई भी रनिंग सब्जेक्ट में शूट कर रहा हूँ तो मेरे को शटर स्पीड यहाँ पे चाहिए 500 की, तो मैंने लगा दिया 1/500। तो मेरे पास पहली चीज़ क्या है लाइट देने के लिए, एफ़ नंबर, अपाचर वैल्यू, तो F11 पे है। मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने कर दिया 4.2 पे कर दिया, फिर भी मेरा जो फ्रेम है, मेरी जो इमेज है बिल्कुल डार्क आ रही है, कुछ सामने दिखाई नहीं दे रहा है। तब मेरे को तीसरी चीज़ क्या है, आईएसओ यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आईएसओ को बढ़ाया और ये देखिए एक्सपोजर मीटर आपको ध्यान में रखना है, तो ये यहाँ पे 0 पे आ गया है। मतलब ये बोल रहा है कि यह लगभग इस इमेज के लिए मेरे को 10,000 आईएसओ की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, और ये मैंने इमेज कैप्चर कर ली। लेकिन अगर इस फ़ोटो को आप जूम करके देखेंगे तो ये देखिए इस फ़ोटो में आपको ग्रेन्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर वहीं पे अगर कम आईएसओ की इमेज होती तो इतने ग्रेन्स नहीं देखने को मिलते। तो ये काम था आपका शटर, अपर्चर और आईएसओ का। ठीक है, कि कितनी लाइट देनी है, कितनी नहीं देनी है। और जब हम बात करें इसमें आई बटन की भी अब बात कर लेते हैं, तो इन तीनों को ही बैलेंस करके रखना है। आई बटन का यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है, टच से यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है आई बटन का। ठीक है, अब आई बटन का क्या यूज़ है वो भी आपको बता देता हूँ मैं। आई बटन जैसे कि नॉर्मल कोई भी आपने सेटिंग कर रखी है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट आपको करने हैं, तब आपको आई बटन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं कोई सा भी आई बटन दबा सकता हूँ। ये आई बटन दबाता हूँ तो वीडियो फ़ोटो में दोनों में थोड़े से डिफरेंट होंगे आई बटन के ऑप्शंस। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहला आता है पिक्चर कंट्रोल। पिक्चर कंट्रोल में जैसे आप देखेंगे कई ऑप्शन आते हैं, स्टैंडर्ड, न्यूटन, विविड, मोनोक्रोम, मतलब कि आपकी इमेज में कैसे कलर चाहिए, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें आपको 28 टाइप के पिक्चर कंट्रोल मिलते हैं। जनरली मैं स्टैंडर्ड ही यूज़ करता हूँ। फिर दूसरी चीज़ आती है आपके वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस में आपको नेचुरल लाइट, डायरेक्ट सनलाइट, क्लाउडी, शेड,
और कई ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑटो पे ही रहने देता हूँ मैं। इसमें केल्विन वगैरह भी सेट कर सकते हो। केल्विन सेट करने से क्या फ़र्क पड़ता है वो भी आप लाइव देख लीजिए एक बार। जैसे मैंने केल्विन पे कर लिया है कैमरे को। केल्विन कहाँ गया, केल्विन। ठीक है, आप केल्विन पे देखिए मीटर यहाँ पे चल रहा है, और पीछे की इमेज पे भी आप गौर करिएगा। अगर मैं केल्विन को कम करता हूँ तो ये देखिए 2000 2500 से कम केल्विन नहीं होगा। जितना केल्विन कम होगा मतलब ये थोड़ा सा कूलिस्ट हो गया। और हॉट के लिए आपको 5000 से 5000 बीच का रहता है, मतलब ना ज़्यादा हॉट ना ज़्यादा कूल। जो कलर आएंगे वो एकदम आपके बराबर आएंगे। ठीक है, ये 5500 पे है। और जैसे ही मैं इससे ज़्यादा जाता हूँ 6000 7000, तो इसमें आपको क्या बोलते हैं उसे, लाइट जो है वो काफ़ी येलो येलो नज़र आएगी। 10,000 तक ये चल जाता है। देखिए कितना ये थोड़ा येलोइश हो गया। अब इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस 5000 पे होगा। और थोड़ा सा येलो टोन, वो ब्लू टोन देनी है आपको तो कम कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा हॉट टाइप की इमेज आपको मिल जाएगी। जैसे सर्दियों में ज़्यादातर सब नीला नीला होता है, ब्लू होता है, और गर्मियों में येलो होता है, तो ये वही चीज़ है। तो आपको नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल 5000 पे, या 5200 सबसे बेस्ट माना जाता है। 5200 तो 5200 पे कीजिए। ये इमेज क्वालिटी और इमेज साइज़ हो गई, इसका मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ इनका क्या यूज़ है, तो बार बार में नहीं बताना है मेरे को। मिटरिंग, ये आपकी जो स्क्रीन है इसकी लाइट को मीटर करता है, इसलिए इसको मीटरिंग बोलते हैं। मैट्रिक्स में आपको क्या है, पूरे फ्रेम में लाइट मिलती है। सेंट्रल वेटेड में सेंट्रल के लिए ज़्यादातर पोर्ट्रेट वगैरह के लिए काम में आती है, कैंडिडेट वगैरह के लिए। और ये स्पोर्ट मीटरिंग होगी, पर्टिकुलर किसी बारीक चीज़ को आपको फोकस करना है तो ये उसके काम में आती है। तो ये अपनी मीटरिंग हो गई। इसके आगे चलते हैं हम एक्टिव डी लाइट। ये मैं बता चुका हूँ आपको। वाईफाई कनेक्शन, इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ 2-4 दिन में, तो उसमें आप देख लीजिएगा। रिलीज़ मोड भी कल मैं क्लियर कर चुका हूँ, तो इसमें भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वीआर आप सब जानते हैं, वाइब्रेशन ऑन ऑफ। जब आप ऑन रखते हो तो कैमरा, अगर आप हाथ से शूट कर रहे हो तो हल्का फुल्का शेकी अगर हो भी जाता है आपका हाथ, तो आपकी इमेज क्लियर आएगी। ऑफ जब भी रखते हैं जब ट्राइपॉड पे यूज़ करते हैं। और स्पोर्ट जब काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट में है सब्जेक्ट और कैमरा दोनों, तब आपको यूज़ आता है। नॉर्मली हम ऑन ही रखते हैं। फोकस मोड, एरिया फोकस मोड, ये भी मैं बता देते हूँ। तो इस सिंगल पॉइंट हो गया, मतलब आपका एरिया है, क्या है, एक सेकंड। हाँ, ये तो एरिया मोड है। पहले फोकस मोड देख लेते हैं जी। ये है फोकस मोड। फोकस मोड में क्या है, 3 टाइप के मोड्स आते हैं। चौथा तो मैनुअल है। मैनुअल में आप जो ये रिंग है इसको घुमा के मैनुअली फोकस कर सकता हूँ। ये कस्टम रिंग है, तो इसमें आप आईएसओ वगैरह भी सेट कर सकते हो, वो भी चलिए आपको बता देता हूँ इसके बाद में। तो ये हमारे हो गए मोड्स, सॉरी फोकस मोड। तो मैनुअल कंट्रोल हो गया, आपको मैनुअली रिंग घुमा के फोकस करना पड़ेगा। सी कब काम में आता है, जब आप कंटिन्यूसली शूट कर रहे हो, बर्ड वॉचिंग हो गया, स्पोर्ट फोटोग्राफी हो गया, तब सी काम में आता है। AFS कब काम में आता है, जब आप सिंगल सब्जेक्ट शूट करें, मतलब जिसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, नॉर्मल यूजेस के हिसाब से, उसमें AFS काम में आता है। ज़्यादातर AFS ही यूज़ में लिया जाता है। और AFA कब हो गया कि इसमें दोनों आ गए, AFS और AFC दोनों आते हैं। तो AFA जब कोई भी जैसे स्टिल सब्जेक्ट है तो ये AFS पे रहेगा, और जैसे वो सब्जेक्ट रनिंग में आ गया तो AFC पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। जैसा कि मान लीजिए कोई हिरन बैठी है और आप जैसे ही शूट करने लगे वो उठ के भाग पड़ी, चल पड़ी, दौड़ पड़ी, जो भी है, तो तब काम में आएगा। तो ये हो गए फोकस मोड। अब फोकस मोड में भी एरिया कितना रखना है हमको। ये ऑटो एरिया हो गया, मतलब आपके जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये फोकस को चेंज करता रहता है। सिंगल की ज़रूरत है सिंगल देगा, मल्टी की ज़रूरत है मल्टी देगा। वाइड एरिया, लार्ज, ये आपके पूरे एरिया में ऑटो फोकस को एक्टिव रखता है। स्मॉल मतलब कि जो बीच बीच का फ्रेम है उसमें एक्टिव रखेगा। डायनेमिक एरिया, इसमें ये ट्रैक करके रखता है, जैसे कि ये ज़्यादातर काम में आता है बर्ड वॉचिंग वगैरह के लिए, स्पोर्ट के लिए।
और नॉर्मली तो सिंगल पॉइंट है ही, आपके बीच वाला या जो भी आपको सिंगल एक पॉइंट एक्टिवेट रखना है उसके लिए काम में आता है। ठीक है, तो मोड्स और एरिया मोड भी समझ गए। आई बटन का आई होप आपको पूरा यूज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट चीज़ की बात करते हैं, कस्टम कंट्रोल रिंग, जो ये वाली रिंग है। ठीक है, ये पहले DSLR कैमरा में सिर्फ़ और सिर्फ आपके फोकसिंग के लिए काम में आती थी, मैनुअल फोकसिंग के लिए, लेकिन मिररलेस कैमरा आया है, थोड़ा एडवांस हुआ है, तो इस रिंग को भी आप कई यूजेस में ले सकते हो। जैसे जल्दी से बता देता हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप भी बोर हो रहे होंगे। कंट्रोल में जाएंगे, ठीक है। हाँ, इसमें ये भी है, देखिए सिर्फ इस रिंग को ही नहीं, आपको आई बटन में भी कुछ चेंजेस करने हैं तो वो आप कर सकते हो। कि जैसे मान लीजिए मेरे को पिक्चर कंट्रोल नहीं चाहिए तो उसकी जगह कुछ और लाना है, वाइट बैलेंस नहीं चाहिए उसकी जगह कुछ और लाना है, या मीटरिंग की जगह कुछ और लाना है, जो भी लाना है। एक एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे मेरे को यहाँ पे वाइब्रेशन रिडक्शन की ज़रूरत नहीं है, अब इसकी जगह मैं कुछ भी सेट कर सकता हूँ। जैसे मेरे को चाहिए मॉनिटर ब्राइटनेस का, तो मैं यहाँ पे मॉनिटर ब्राइटनेस सेट कर देता हूँ, मेन्यू में डन कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये अब डन हो चुका है। और कस्टम कंट्रोल, हाँ ये कस्टम कंट्रोल है, जो भी आपके सारे बटन्स है उसका आपको यहाँ पे मिल जाता है। थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ, वापस बता देता हूँ कहाँ से कहाँ जाना है। मेन्यू बटन दबाना है, फिर ये 4th नंबर का जो मेन्यू है कस्टम सेटिंग मेन्यू, इसमें जाना है और कंट्रोल्स के अंदर जाना है आपको। इसमें एक ऑप्शन आएगा कस्टम कंट्रोल, जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर जाओगे आप तो यहाँ पे आ गया फंक्शन बटन को किस यूज़ में लेना है। ठीक है, अभी वाइट बैलेंस के लिए बनाया हुआ है। मतलब ऑटो फोकस लॉक वगैरह को किस यूज़ में लेना है वो भी चेंज कर सकते हो। और ये और फंक्शन बटन 2 भी है, उसको किस यूज़ में लेना है, ओके को किस यूज़ में लेना है। और लास्ट आ गया आपका रिंग, फोकस रिंग। अब देखिए इसको हमने कर रखा है फोकस रिंग के लिए। मैं चाहूँ तो इसको पावर अपाचर के यूज़ में भी ले सकता हूँ, एक्सपोजर के यूज़ में भी ले सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो ISO के यूज़ में भी ले सकता हूँ। अब जैसे मैंने इसको ISO का बना लिया है, रेडी हो जाएगा। नॉर्मली ये फोकस के लिए आता है, पावर अपाचर या एक्सपोजर भी आप इसमें शूट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जैसे ISO कर दिया है तो ये ISO के लिए हो गया। अब मेन्यू बटन यहाँ पे लिखा हुआ है डन। ठीक है, तो जैसे आप करके देख लीजिए, यहाँ पे डन लिखा हुआ है, तो ये डन किया तो ये अब परफेक्टली ISO का रिंग बन चुका है। इससे आप ISO कंट्रोल कर सकते हो। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। और भी जो कुछ कस्टम कंट्रोल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि मैं ये अगला एक वीडियो बनाऊंगा अलग से फुल मेन्यू का, जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या आपके काम की चीज़ें हैं, क्या क्या एडवांस फीचर हैं, और भी उनके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करते हैं हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।